हालात सर पैदा लेट्स होंगे। सपोज कम्युनिस्ट पार्टी आपकी ऊपर आ जाती है पाकिस्तान में, उसको प्रमोट किया जाता है, आ जाती है, अपने बलबूते पे आ जाती है। सबसे पहले यह है कि आलमी साम्राज्य से आपने छुटकारा अपने आप को दिलवाना है। आपने 95 अरब डॉलर IMF को कर्जा भी देना है, और आपका जो गर्दिशी कर्जे हैं वो टोटल मिला के पाकिस्तान पे 233 अरब डॉलर के कर्जे हैं। तो वो आप क्या करेंगे? फिर ही छुटकारा होगा ना? मतलब आप क्या करेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जब सोशलिस्ट इनकलाब आएगा तो वो साम्राज्य जो अलाकार हैं, जो उनके मकामी गुलाम हैं, उनको शिकस्त दे के आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो कर्ज है इसको देने से इनकार कर देंगे कि ये हम बार बार दे चुके हैं, अब हम एक पाई नहीं देंगे। तो और हम अपने रिसोर्सेज के ज़रिए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर आपका लेट्स सपोज इनकार होता है तो आप ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, और फिर एक फिंगर टिप पे आपका सिस्टम जैम हो जाएगा, बैंकिंग निज़ाम जाम हो जाएगा। आपको कौन सा उनको कुछ करने की ज़रूरत है? उन्होंने तो फिंगर टिप पे आपको, मतलब स्टेट बैंक में पैसे आते हैं, वो पैसे तो एक मैसेज है ना। जैसे हम यहाँ पर मोबी कैश और मुख्तलिफ कंपनीज़ की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से बैठे बिठाए आपका सिस्टम पूरा बैंकिंग निज़ाम ही जैम हो जाएगा। आप कुछ ना खरीद सकेंगे ना बेच सकेंगे, क्या करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट रहनुमा और ट्रेड यूनियन के सदर कमरुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप कॉलमिस्ट भी हैं और तकरीबन 30 से 40 साल से आप कॉलम निगारी कर रहे हैं। इसके अलावा अदबी मामले में आपका एक नाम है, सोशल मीडिया के हवाले से भी आप मारूफ शख्सियत हैं। आज आपसे बात करेंगे 2 से 3 मामलात के ऊपर, जिसमें सबसे पहला इशू सर हमारे पास ये है कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इखलाकियात का जो पहलू है वो हमारे मुल्क में दफन होता जा रहा है। यानी कि नोच खाने की पोजीशन आ गई है कि एक शख्स दूसरे शख्स को नोच रहा है, उसके कपड़े उतारने, उसको नोच कर खाने के लिए जो है वो लोग तैयार हुए पड़े हैं। इसकी बेसिकली वजह क्या नज़र आती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि मरी में जो भी मामला हुआ है, तो वहाँ पर एक होटल मालिक जो है वो 7 से 8 हज़ार के किराए की बजाय 50 हज़ार रुपये एक दिन का किराया ले रहा था। कोई अंडा बेचने वाला है तो वो 500 रुपये का अंडा बेच रहा था। गाड़ी अगर फंस गई है तो धक्का देने वाले 5000 रुपये वसूल कर रहे थे। तो ये सारी कैफियत क्यों आपको नज़र आती है कि ये बेसिकली वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम एक गैर मुस्तहकम निज़ाम के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये सरमायादारी का बिल्कुल एक अदना कैफियत है। यानी एक सरमायादारी का एक अक्स हमें नज़र आता है यूरोप और अमेरिका में, जो एडवांस सरमायादारी है, जिसने सनती इनकलाब के बाद इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। एक यहाँ पे हमें सरमायादारी नज़र आती है जो क्लासिकल सरमायादारी भी नहीं है, और हमें एक ही वक्त में जागीरदाराना समाज की सकाफत नज़र आती है, कबाइलियत नज़र आती है, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली नफ्सियात नज़र आती है। यहाँ पे हर महीने कोई ना कोई ऐसा वाक़या आता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सर आप ये देखें कि एक गाड़ी के लिए स्पेशल जगह बनाई गई, वहाँ पर कीचड़ फैलाया गया, और कीचड़ फैला के, मतलब एक धक्का लगाने वाला तो गरीब शख्स था ना, वो कोई होटल मालिक नहीं था। धक्का लगाने वाला 5000 रुपये वसूल कर रहा है, एक गरीब शख्स जालिम कैसे बन गया? बिल्कुल, जिस सोसाइटी के अंदर नॉर्मल हालात नहीं रहते, इंस्टीट्यूशंस नहीं रहते, कोई एक सकाफत परवान नहीं चढ़ती, तो फिर जो रूलिंग क्लास की नफ्सियात होती है वो नीचे सरायत कर जाती है। लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर जो हुक्मरान तबका है वो चोर है, हेरा फेरी करता है, वो मारधाड़ करता है, नीचे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, फिर वही तरीक़ाकार वो इख्तियार करते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारे हुक्मरान लूट मार कर रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी कोई अखलाकियात नहीं है, तो नीचे भी इसी किस्म की अखलाकियात नहीं आना है। तो इसके पीछे मतलब ये है कि मौजूदा हुक्मरान जो इस वक्त हमारे सरों पे विराजमान हैं, उन्होंने भी भूख बांटी है या उन्होंने मुल्क में कुछ दिया है गरीब शख्स को? मेरा ख्याल है कि नया कोई हुक्मरान नहीं है। पिछले 74 साल से हुक्मरान बदले हैं, नाम बदले हैं, निज़ाम एक ही है। तो हम किसी एक शख्स को ब्रैकेट नहीं कर सकते, पूरा एक तसलसल है इसका, ये एक साम्राज्यी निज़ाम का तसलसल है। यहाँ पे जो बंटवारा किया गया
उसे कहा गया कि ये आज़ादी है, लेकिन कोई शय आज़ाद नहीं हुई, मईशत आज़ाद नहीं हुई, यहाँ पे सियासत आज़ाद नहीं हुई। तो वही निज़ाम चल रहा है, मतलब सिर्फ हुकूमतें बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। आप जितनी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, उनके आप प्रोग्राम देखें एक ही हैं, उनका थोड़ा बहुत फ़र्क है, चेहरे का फ़र्क है, कोई तरीक़ाकार का फ़र्क है, एक ही तरह का काम। यहाँ से सर अगर हम पार्टीबाजी को साइड पे कर दें, यानी नवाज शरीफ, जरदारी और उसके बाद इमरान खान, हम ये देख रहे हैं कि इस पीटीआई के दौर के अंदर जो है वो एक माफिया जो है वो सरगर्म है, यानी कि घी माफिया, चीनी माफिया, उसके बाद जो है वो आप ये देखें होटल माफिया, फिर उसके मतलब अलॉट ऑफ माफिया आपको सरगर्म नजर आते हैं। फिर वो आयरन माफिया, सरिया माफिया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी जिस वक्त मैं यहाँ पर विराजमान था, मुझे अपनी मिलें चलाने के बारे में कहा जाता है जी सरिया की मिलें चला रहे हैं और स्टील मिल बंद कर दी है। मेरे दौर में जो सरिया है वो पौने यानी 80,000 रुपये टन था, अब इस वक्त पौने 2 लाख रुपये टन है। मतलब 1 लाख रुपया इमरान खान साहब जो नारा लगा के आए थे ट्रांसपेरेंसी का, उसके दौर में माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कौन इसको कंट्रोल कर रहा है इस वक्त? मतलब एक बेलगाम घोड़े बने हुए ये लोग, ये है क्या बेसिकली? लोग बड़े परेशान हैं इस वजह से। देखिए, सरमायादारी निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। सरमायादारी किसी खिदमत का नाम नहीं है, सरमायादारी का कोई अखलाकी पहलू हावी नहीं है। सरमायादारी 2 चीज़ों का नाम है, ज़ाती मिल्कियत और शरअ मुनाफा कमाने का। और शरअ मुनाफा कमाने के लिए वो खाद बेच रहे हैं जो 1800 की बोरी है, 2650 रुपये की बेच रहे हैं। वो लोगों की भूख, लोगों की बीमारियों, लोगों के जो मुसीबतें हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। आलमी सतह पे आप देख लें, जो आलमी साम्राज्य है वो जंगों तक को मुसल्लत करता है मुनाफा कमाने के लिए। पुरअमन समाजों के अंदर अफरा तफरी पैदा की जाती है। यहाँ का जो हमारा ताजर है, यहाँ का जो सरमाएदार है, यहाँ का जो रूलिंग क्लास है, ये तो मतलब है कि इसकी तो कोई अपनी ज़ाती इंडिपेंडेंट कोई हैसियत ही नहीं है। ये फॉलो करता है आलमी साम्राज्य को, उनकी गुमाश्तगी करते हैं और ये फिर निचले दर्जे पे आ जाते हैं। आप देखें अद्वियात के मामले में, आप देखें कि अभी कोरोना में एक ऐसे ही इंजेक्शन मशहूर कर दिया कि ये कोरोना का इलाज करता है, वो चंद 100 रुपये का था और 1.5 लाख तक उसकी कीमत पहुँच गई। सर कोरोना क्या कहते हैं, जेन्युइन बीमारी है या ये बायोकेमिकल अटैक था जो जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तो यही है कि एक वबाई ये मर्ज़ है, एक बीमारी है जिसमें जो माहौलियात की ख़राबी या तरतीब तब्दील होने की वजह से वायरस जंगली हयात से इंसानों की तरफ मुंतकिल हुआ है। तो अभी तक तो यही है, इससे ज़्यादा हम बात करेंगे तो वो एक मफरूज़ा ही हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये जो आप कहते हैं कि आलमी साम्राज्य इस निज़ाम के पीछे है, सरमायादारी निज़ाम के, तो पाकिस्तान को भी आलमी साम्राज्य कंट्रोल कर रहा है? ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो हुक्मरान भी वही आते हैं जो ऊपर काबिल कबूल होते हैं और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के सरबराह भी वही बनते हैं जो अमरीकी साम्राज्य इसकी इजाज़त देता है। यहाँ पे तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो वर्ल्ड बैंक और IMF बनाते हैं और वर्ल्ड बैंक और IMF अमरीकी साम्राज्य के बगल बच्चा अदारे हैं। यहाँ पर तो पीटीआई के लोग बड़ा चीखो पुकार कर रहे थे कि जी आपका जो बैंक है कैसे कोई बेच सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक है उसको ताला लगा दिया जाएगा, जी आप पैसे ले ही नहीं सकते। मतलब पाकिस्तान का अपना बैंक, वहाँ से पैसे नहीं ले सकते। तो मतलब पहले कर्जे की, ये वैसे एक तरह से ठीक भी है कि आप कर्जा पहले वापस करें। तो ये जो कंट्रोल हमारे इदारों तक पहुंच गया कि हमारे इदारों को उन्होंने कंट्रोल किया। फिर वो आप बिजली के बिल पहले मतलब उनके कहने पे बढ़ा रहे थे और कम कर रहे थे, पेट्रोल उनके कहने पे, मतलब टोटल इदारे उनके कंट्रोल में तो जा चुके हैं। देखिए, पीटीआई का जो कारकुन है ना वो बड़ा मासूम है, ये बड़ा बेवकूफ़ है, या कह लें कि बड़ा जाहिल है कि वो निज़ाम को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद किसी एक शख्स के हाथ में कोई जादू का कोई दिया है या वो जादू घर है कि सब कुछ बदल देगा। 3.5 साल में हमने देखा कि जो पहले हो रहा था वो ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है। इसमें मिसमैनेजमेंट ज़्यादा आ गई है। इसमें चूँकि ये अनाड़ी लोग थे उसको हैंडल नहीं कर सके तो माफिया ज़्यादा उभर के सामने आ गए। लेकिन कुछ शय नई तो नहीं आई है, मतलब वही सरमायादारी निज़ाम है, वही आलमी साम्राज्य है, वही उसकी गुमाश्तगी है, वही उनका कंट्रोल है। आज आलमी मंडी में आपकी कपास का रेट पाकिस्तान में तो उसका तयन नहीं किया जाता। जैसे तेल अगर वेनेज़ुएला में निकलता है या सऊदी अरब में तो रॉटरडैम में उसके प्राइसेस तय किए जाते हैं कि क्या उसका रेट होगा।
और तो इस तरीके से अब पीटीआई का कारकुन बिल्कुल लोकलाइज करके चीज़ों को अगर देखेगा तो वो फिर उसके नतायज वो नहीं निकलेंगे जो वो सोच रहा होगा। सर फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था जी मरी के अंदर जो है वो 1 लाख गाड़ियाँ एंटर हो गई हैं। पाकिस्तानियों को मुबारकबाद उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी काम बढ़ गया है, लोग सैर व तफरी पे जा रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत आ गया है, गाड़ियाँ भी बहुत आ गई हैं और इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो बहुत पैसा आ गया है, जबकि वो गरीब आदमी का तज़किरा नहीं कर रहे। जो 70% आबादी पाकिस्तान की गरीब है और जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा रहे, उनका तज़किरा तो कहीं पर भी नहीं हो रहा। ये इनका एक मारूफ तरीक़ाकार होता है, मतलब गाड़ियाँ किन लोगों के पास हैं या मरी की सियाहत करने कितने % लोग जा सकते हैं। लोगों की तो रोटी का मसला है, लोगों की तो गैस का मसला है, बिजली के बिलों का मसला है, लोग तो रोज़गार का उनका प्रॉब्लम है, उनका सेहत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू है। पहली बात तो यह है कि फवाद चौधरी या बाकी लोग हैं वो हुक्मरान तबका हमेशा ना इदाद-ओ-शुमार को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, लेकिन इस तज़ाद के अंदर वो ख़ुद फंस जाते हैं। मतलब इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में सेहत के ज़रिए अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं, तो फिर उसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था। सियाहत के लिए 1 लाख की बजाय 10 लाख गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, तो फिर वो किन सड़कों से गुजरेंगी। पिछले सारे अरसे में 3.5 साल में इन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड बहुत कम कर दिए, सड़कें बहुत कम कर दी। और मैं समझता हूँ कि आपको तो नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अपने ज़ाती शुगल मेले के लिए मरी जाते थे तो सिंगल रोड को उन्होंने डबल कर लिया। और अदरवाइज़ ये सिंगल रोड होती तो इससे बड़े भयानक और उन्होंने कैसे सिंगल रोड को डबल किया? बस वो जाते आते रहते थे, कोई अपने ज़ाती मसाइल हल करने के लिए, सैर व सियाहत के लिए, शौकीन मजाज आदमी है। नहीं वहाँ पर जो है वो गाने शाने भी सुनते थे कुछ इंडियन एक्टर्स। देखिए गाना सुनना तो कोई जुर्म नहीं है, ये तो एक अच्छे ज़ौक़ की निशानदेही है। सैर करना भी कोई बुरी बात नहीं है। चलें इस बहाने फिर सड़क भी डबल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हमने अब सियाहत के ज़रिए पैसे कमाने थे तो हमें चाहिए था कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, हम सड़कें बड़ी करते हैं। अब यहाँ पे स्याह आते हैं, उनके सर कलम कर दिए जाते हैं। पिछले साल एक बड़ा भयानक वाक़या हुआ था स्कर्दू वाली साइड पे, तो यह पूरा पाकिस्तान है, यहाँ पे सियाहत के मैं सर कुछ सिस्टम ऐसा स्टक हो गया है। मैं कुछ अदादो-शुमार के ऊपर फिर आपका तज्जिया लूँगा। अदादो-शुमार सर ये कहते हैं कि पिछले साल FBR ने 4700 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया और पाकिस्तान का 1 साल का सूद जो था वो 3000 अरब रुपए था। पीछे बचते हैं 1700 अरब। 1700 अरब से आपने पूरा मुल्क चलाना है, जबकि आपके पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा PTV हाउस या समझ लें कि रेडियो पाकिस्तान या उसके अलावा आपका PIA या रेलवे पाकिस्तान, स्टील मिल को ताले लगे हुए हैं। आपका पाकिस्तान का कोई भी इदारा PTCL समेत इस वक्त कमाई करके नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान के पास पैसे कहाँ से आएंगे कि आप 13 अरब डॉलर साल की किस्त दे दें। तो इस वक्त IMF ने तो ताला लगा दिया। वो कहते हैं पहले पैसा वापस करें। पैसा वापस करने के लिए आपको निज़ाम ही नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से पैसा वापस होगा। क्या हम मज़ीद गहरे गुलाम बनने जा रहे हैं IMF के? देखिए जब तक आप इस निज़ाम में रहेंगे तो इसी के कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा। $1 जो पाकिस्तान में आता है अपने साथ $14 वापस ले जाता है। ये कर्जा हम बार बार अदा कर चुके हैं। इस कर्ज़े को अब ज़ब्त करने की ज़रूरत है और ज़ब्त करने की हिम्मत कोई इनकलाबी कर सकेंगे, इनकलाब के ज़रिए किया जा सकता है। ये इस निज़ाम के ग़ुलाम इस IMF और वर्ल्ड बैंक की ग़ुलामी से नहीं निकल सकते। यहाँ पे एक इनकलाब चाहिए जो वाज़े तौर पे साम्राज्य अतात को कबूल करने से इनकार कर दे। ये कर्जा हम कई दफ़ा वापस कर चुके हैं और इस ग़ुलामी में रहेंगे तो फिर यही होगा और इससे भी ज़्यादा भयानक हालात सर पैदा लेट्स होंगे। सपोज कम्युनिस्ट पार्टी आपकी ऊपर आ जाती है पाकिस्तान में, उसको प्रमोट किया जाता है, आ जाती है, अपने बलबूते पे आ जाती है। सबसे पहले यह है कि आलमी साम्राज्य से आपने छुटकारा अपने आप को दिलवाना है। आपने 95 अरब डॉलर IMF को कर्जा भी देना है और आपका जो गर्दिशी कर्जे हैं वो टोटल मिला के पाकिस्तान पे 233 अरब डॉलर के कर्जे हैं। तो वो आप क्या करेंगे? फिर ही छुटकारा होगा ना? मतलब आप क्या करेंगे इसमें? देखिए सबसे पहले बात ये है कि जब सोशलिस्ट इनकलाब आएगा तो वो साम्राज्य जो अलाकार हैं, जो उनके मकामी ग़ुलाम हैं, उनको शिकस्त दे के आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो कर्ज़ है इसको देने से इनकार कर देंगे कि ये हम बार बार दे चुके हैं, अब हम एक पाई नहीं देंगे।
और हम अपने रिसोर्सेज के ज़रिए जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अगर आपका लेट्स सपोज इनकार होता है तो आप ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और फिर एक फिंगर टिप पे आपका सिस्टम जैम हो जाएगा, बैंकिंग निज़ाम जाम हो जाएगा। आपको कौन सा उनको कुछ करने की ज़रूरत है? उन्होंने तो फिंगर टिप पे आपको, मतलब स्टेट बैंक में पैसे आते हैं, वो पैसे तो एक मैसेज है ना, जैसे हम यहाँ पर मोबी कैश और मुख्तलिफ कंपनीज़ की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से बैठे बिठाए आपका सिस्टम पूरा बैंकिंग निज़ाम ही जैम हो जाएगा। आप कुछ ना ख़रीद सकेंगे ना बेच सकेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, सोशलिज़म जो है ना, वो कोई एक इलाके के अंदर निज़ाम तब्दील करने वाले नज़रिए का नाम नहीं है। सोशलिज़म पूरी दुनिया के मेहनतकश तबके की आज़ादी के लिए सरगर्दा एक निज़ाम का नाम है। जब पाकिस्तान में इनकलाब होगा तो पाकिस्तान के इनकलाब के ज़रिए पूरी दुनिया के जो मेहनतकश तबका है उससे हम अपील करेंगे कि वो हमारी मदद के लिए आए और वो तमाम साम्राज्यी अदारों और जितनी भी उनके इख्तियारात हैं जो वो हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात करेंगे तो उनका मुकाबला वहाँ पे किया जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 1917 में रूस में इनकलाब आया था और जब 24 मुल्कों ने रूस पे हमला कर दिया तो बहुत सारे साम्राज्यी ममालिक जहाँ से असला लोड हो रहा था वहाँ पे मेहनत कशों ने हड़ताल करके असला लोड करने से इनकार कर दिया और बहरी जहाज़ों से असला फिर वापस उतार लिया था। तो इस तरीके से हम साम्राज्यी बंधन तोड़ देंगे। हमारा रिश्ता मेहनत कश तबके से, हमारा कोई जो बाइडन से रिश्ता नहीं बनेगा। मैं सर कता कलामी माफ़, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो इनकलाब है वो सबसे पहले रूह के अंदर उसका नज़र आता है, दिमागों के अंदर उसके नज़रियात नज़र आते हैं। यहाँ पर एक शख्स जो है वो जुल्म सहने के लिए तैयार है। आप मजदूर तबका दे लें, आप घी 150 रुपये से 400 रुपये पे ले गए, जुल्म सह रहा है। आप जो है वो कोई भी चीज़ महंगी कर दें, वो जुल्म सह रहा है। तो उसके दिमाग के अंदर कोई इनकलाब, कोई नज़रिया नज़र ही नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि आपको सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो वो सिस्टम, मतलब आपका क्रेडिबल शख्स इस वक्त पाकिस्तान में कौन है कि वो इस नज़रिए को डेवलप करे आगे? देखिए, ये 3-4 सवालात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनके पास अभी तक कोई एक अल्टरनेट प्रोग्राम भी नहीं है और क़यादत भी नहीं है। यहाँ के लोगों को बार बार धोखे दिए गए। कभी सोशलिज़म के नाम पे धोखा दिया गया 68-69 में, आई एग्री। इस्लाम के नाम पे धोखा दिया गया, बिल्कुल। रिफॉर्म्स के नाम पे धोखा दिया गया, पार्टियों के नाम पे धोखा दिया गया, सिविल बालादस्ती के नाम पे धोखा दिया गया, फ़ौजी आमरीतों के नाम पे धोखा दिया गया। तो लोग बहुत सितम झेले हैं लोगों ने, लोग बहुत ज़ख्मी हैं और लोग किसी पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी वो किसके पीछे चलें? मतलब आम बंदा लीडर तो नहीं होता। लोग ये समझ रहे हैं कि ये निज़ाम गलत है। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि हमने करना क्या है। जिस दिन उनको ये समझ आ गया यहाँ पे इनकलाब हो जाएगा और जब इनकलाब होगा तो इनकलाब अपने अंदर से लीडरशिप को डेवलप करके लेके आता है। जो अगर सोशलिस्ट इनकलाब आएगा तो उससे पहले सोशलिस्ट कुव्वतों के सारे ढांचे तामीर हो चुके होंगे और सोशलिज़म का मतलब एक मुश्तरका क़यादत होती है। वहाँ पे कोई शख्सी मसला नहीं होता, बल्कि सर आप समझ नहीं रहे कि जिस वक्त 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा था उसके बाद जो है गैप पैदा हो गया था। जिस वक्त इमरान खान साहब ने सबसे पहला जलसा किया जाके मीनार पाकिस्तान पे और लोग उमड़ के आए भी, शायद गैप था उस वक्त 2 पार्टी सिस्टम के दरमियान। इस वक्त आप समझते नहीं हैं कि इमरान खान साहब भी इस आलमी साम्राज्य और यहाँ पर सरमायाकार के हाथों मजबूर हो चुके हैं और वो, मतलब हम ये देख रहे हैं कि DCAC कोई भी शख्स जो है ब्यूरोक्रेसी मान ही नहीं रही उनकी। तो इस नाकामी के दौर में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी या एक मज़दूरों की जो पार्टी है वो इस वक्त एंट्री करे और पाकिस्तानियों को यकीन दहानी कराए। मुझे नहीं नज़र आते लोग कहीं पर कि आप लोग शामिल हो रहे हैं और आ रहे हैं सामने। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2 पार्टी या 3rd पार्टी वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक ही पार्टी है। उस पार्टी के हिस्से हैं, किसी का नाम पीपल्स पार्टी है, किसी का नाम नून लीग है और तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, ANP है। ये एक ही पार्टी है, 2 पार्टियाँ नहीं है। इनका प्रोग्राम एक है, इनका मैनिफेस्टो एक है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं कि वो इनको माशी नजात का तरीका बताएगा और वो फिर यही होता है जो हो रहा है। एक बात तो ये है कि पार्टियां सारी एक ही निज़ाम पे इत्तेफाक कर रही हैं। चेहरे बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, काम वही हो रहा है। दूसरी बात ये है
कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं सोशलिज़म के नज़रियात को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हमारा नारा ये है कि जो काम करे वो पाए, जो हल चलाए उसको अनाज मिले, जो फैक्ट्रियां चलाए वहाँ की पैदावार पे सबसे पहले उसका हक होना चाहिए। और जो लोग कुछ नहीं करते, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो ऊपर बॉसेस हैं, ये कुछ भी नहीं करते, और जो मेहनत करने वाले हैं वो अपनी मेहनत के हासिल से महरूम हैं। तो लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। 74 साल में कितनी पार्टियां आई हैं, कितने तजर्बे किए हैं, क्या क्या नहीं यहाँ पे पापड़ बेले गए हैं, और पूरी दुनिया में भी ये सूरत हाल है। तो लोगों के पास एक ही रास्ता है, सोशलिज्म का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो आज आए या कल आए या परसों आए, जल्द या बदेर उनको इसी रास्ते में आना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह है कि दुनिया के एक आलमी निज़ाम है, आलमी निज़ाम यानी सरमायादार को मतलब IMF और मालियाती इदारे और एशियन डेवलपमेंट और दीगर इदारे चला रहे हैं। तो दुनिया के अंदर सरमायाकार को ही तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ना कि सोशलिज़म को। सोशलिज़म मतलब किस तरह से घुसेगा अंदर, किस तरह से अपने हकूक़ वो लेगा, जबकि आलमी सतह पर तो आपके लिए कोई रास्ते हमवार नहीं है। देखिए, इनकलाब अपने रास्ते खुद तलाश करता है। इनकलाब को रास्ते नहीं दिए जाते, इनकलाब रोड मैप के ज़रिए नहीं आते, कोई नक्शा नहीं बना होता कि ऐसे चलते हैं। जब ताकत का तवाज़न बदल जाएगा, जब सारी ताकत मेहनतकश तबके के हाथ में आ जाएगी, तो ये अदारे, इनकी कोई हैसियत और हकीकत ही नहीं रहेगी। और इसी तरह पूरी दुनिया में, मसलन अगर आज अमेरिका में इनकलाब आ जाता है तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, या आज जर्मनी में इनकलाब आ जाता है, या आज दुनिया का जितना पैदावारी ज़राए हैं वो मेहनतकश तबका अपने कब्ज़े में ले लेता है, तो इन अदारों की कोई हैसियत नहीं, इनका कोई काम नहीं है, ये बेकार हैं, ये इंसान दुश्मन है, ये इंसानियत के लिए मौत का सामान पैदा कर रहे हैं, इंसानियत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आज पैदावार इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से मांग ख़त्म हो सकती है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, लालाजी से मर रहे हैं। उसकी वजह है कि ये ज़ाती मुल्कियत का निज़ाम है, ये शरह मुनाफा का निज़ाम है। और सोशलिज़म प्लान्ड इकॉनमी होती है, उसमें चीज़ें मुनाफे के लिए नहीं पैदा की जाती, लोगों की ज़रूरियात पैदा करने के लिए की जाती हैं। तो सोशलिज़म के नज़रियात के तहत जो इनकलाब आएगा, वो ये जो एक बहुत ताकत नज़र आ रही है, ये रेत के घरौंदों की तरह बिखर जाएंगे, इनको ऐसी बड़ी शिकस्त होगी। सर, यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे हारून रशीद साहब पिछले दिन तज्जिया कर रहे थे, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया से और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसके सबूत हमारे पास हैं, वक्त आने पे देंगे। और जब वो उनके कहने पर पाकिस्तान में अपना एजेंडा नाफज करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं समझते कि मुल्क के जो कुछ इदारे जिनके ऊपर ब्लेम आता है, तो जब सिक्योरिटी के ख़तरात मुल्क के लिए पैदा होते हैं तो वो फिर उनकी मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। जब इनका किबला ही दुरुस्त नहीं सियासतदानों का, तो आप नहीं समझते कि उनका फिर आना दुरुस्त है? देखिए, एक बात तो ये है कि अभी फवाद चौधरी कह रहा था TLP के बारे में कि ये भारतीय पैसों से और उनकी मदद से चल रही है, फिर उनके साथ बगलगीर हुए, उनके साथ एग्रीमेंट किए गए। तो इनकी स्टेटमेंट इतनी सीरियस नहीं होती। ये तमाम मुखालफिन को गद्दार कहते हैं, पाकिस्तान दुश्मन कहते हैं। अब एक बंदा इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, तो फिर उस गद्दार को या भारतीय एजेंट को क्यों आप लेके आए थे यहाँ पे, और कौन लेके आया था? या अब लाने की डील की बातें भी हो रही हैं, क्यों कर रहे थे? तो ये एक तरीक़ाकार है। देखिए, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं, पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करते हैं। जब चंद लोगों का, चंद अदारों का, चंद बालादस्त या ऐसी कुव्वतें हैं जो अवामी हकूक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जब उनके ख़िलाफ़ फ़िज़ा पैदा होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है। किसी पाकिस्तानी को इंडिया का एजेंट बनने की क्या ज़रूरत है? क्यों बनेंगे? वहाँ कौन सी शहद की नहरें बह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि पाकिस्तान में जब मोदी साहब आते हैं या जनरल साहब आते हैं, मरी में मुलाकात होती है, खुफिया एजेंडा है या खुलेआम एजेंडा है, वो अल्लाह को पता होगा। लेकिन बात यह है कि वो जब वीज़े के बगैर एंट्री करते हैं और जनरल साहब से मुलाकात होती है, मतलब ये चीज़ें आपको क्या कहती हैं कि इंडिया और फिर उनके बिजनेसमैन, उनसे मुलाकातें, मैं नहीं कहता कि वो नवाज शरीफ साहब, हो सकता है कि वो इतने तंग आ चुके हों को अपनी सपोर्ट मांग रहे हो राइट लेफ्ट से, लेकिन उनको सपोर्ट मांगनी चाहिए पाकिस्तान के दुश्मनों से। नहीं, कतन ना वो मांग रहे होंगे। मैं नवाज शरीफ के सियासी जो उसका प्रोग्राम है उसका सख्त मुखालफ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। क्या मुशर्रफ नहीं इंडिया गया था जहाँ पे उसने एक पाँव में और रंग की जूती पहनी हुई थी, दूसरे पाँव में और वो अपनी बेगम के साथ ताजमहल में घूम रहा था, कभी कहीं पे जा रहा था।
अभी पिछले दिनों में आप देखें ना, दोस्ती की बातें सारे करते हैं। अभी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कोशिश की है कि एक अच्छी रिलेशनिंग पैदा हो जाए, तो क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क दुश्मन हो गई है? मतलब सबकी कोशिश होती है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएं, तो उसमें तजारत चले, ये सरमायादारी के मतलब ये कहते थे, आप देखें कि जी रूस यहाँ पे गर्म पानियों तक पहुँचना चाहता है और इसलिए वो यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहता है। आज आप खुद उनको सी पैक का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं। पहले आप कहते थे ये जो कम्युनिस्ट हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो चीन क्या सुन्नियों अकीदा मुसलमान मुल्क है, वो कम्युनिस्ट नहीं है? मतलब पाकिस्तान की कुछ लोग ये समझते हैं कि जी वो रूस ने पाकिस्तान का एक हिस्सा तोड़ने में इंडिया की मदद की थी, उन्होंने वहाँ चोट लगाई, हमने अफगानिस्तान में उनको चोट लगा दी और हिसाब बराबर हो गया, आप बिज़नेस की तरफ आ जाएं, आप इकट्ठे कारोबार कर लें। मेरा ख्याल इतनी सादा बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान पे आज तक हमने हक़ाइक़ तस्लीम नहीं किए। हमें मानना चाहिए कि जब हम अक्सरियती आबादी को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करेंगे तो उसके ख़िलाफ़ कोई रद्द-ए-अमल पैदा होगा। सर ये बात कुछ लंबी हो जाएगी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, अब बात को उसी डोमेन के अंदर रखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब से दोबारा डील की बातें मंजरेआम पर आ रही हैं, अभी अफवाहें ही हैं, उसको मतलब एक हरफ आखिर नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट में आके सबसे पहले एंट्री करेंगे पाकिस्तान में, जेल चले जाएंगे, उसके बाद दरख्वास्त दायर होगी और मार्च के अंदर जो है उनको जो है वो वहाँ से रिट पटिशन के ज़रिए जो है उनकी सज़ा भी कुछ माफ़ी हो जाएगी और ताहयात जो नाहल है ये लफ्ज़ बेसिकली गलत है। तो नवाज शरीफ के साहब ने तो पटिशन अपनी जो उनके यानी कि उनके हक़ में जो एक अपील दायर हुई थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब दोबारा से जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनको बहाल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मौलाना मौदूदी और अब्दुस तार नियाज़ी को मौत की सज़ा हुई थी और अमल दरामद नहीं हो सका 1953 में। पाकिस्तान के अंदर 1999 में नवाज़ शरीफ पे त्यारा हाईजैकिंग का केस चला था, सज़ा हुई थी और उसके बाद फिर सारी दुनिया ने देखा कि वही नवाज़ शरीफ जिसको 10 साल जलावतन किया गया था, वो सज़ा किधर गई थी, वो अदालतों के फ़ैसले किधर गए थे। फिर वो 10 साल की बजाय 5 साल बाद यहाँ पे आए और इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही। यहाँ पे क्या वक़्त रह जाती है इन सज़ाओं की, जज़ाओं की, और फिर नवाज़ शरीफ कोई कहीं से बाहर नहीं आए। मतलब नवाज़ शरीफ वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किए थे जैसे इमरान खान को पैदा किया है। ये एक ही फाउंड्री से निकले हुए लोग हैं, तो इनके साथ नेगोशिएशन भी चलती रहती हैं और ये ऐसी जगह पे नहीं पहुँचे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक ऐसी नवाज़ शरीफ का जो बयानिया आया और वो एक ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं कि अब इनका कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो जिन दिनों नवाज़ शरीफ सबको ललकार रहे थे तो शहबाज शरीफ मुज़ाकरात भी कर रहे थे। तो यहाँ पे जलसों में बड़के मारी जाती हैं और गेट नंबर 4 के सामने खड़े होकर मुज़ाकरात की दरख्वास्तें भी दी जाती हैं। तो ये रूलिंग क्लास बहुत गली सड़ी है पाकिस्तान की, इनका कोई नज़रिया भी नहीं है, इनकी कोई अखलाकियात भी नहीं है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमरुज़्ज़मान साहब, पाकिस्तान के अंदर सोशलिज़म को जो है नारे को बुलंद करने वाले और उसके लिए दिन रात जो है वो कोशा रहते हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और इनकी हमेशा जो है सरमायादार के ख़िलाफ़ एक नारा बुलंद करते हुए आपको अपने कॉलम में भी और बातचीत में भी नज़र आते हैं। तो मैं यहाँ पर ये गुफ्तगू एंड में क्लोज़ करना चाहूँगा, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो डील की ख़बरें सर इस वक्त चल रही हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुझे वज़ारत-ए-उज़्मा मिले अगली, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो आके मैं आइन को चेंज करूँ, आइन को चेंज करने के लिए मैं अपने भाई की जो है सज़ा को भी माफ़ करूँ और उनका के लिए पार्लियामेंट से रास्ते भी हमवार करूं। तो इस तरह से जो है वो उनको दोबारा रिस्टोर करने का सोच रहे हैं कि जब तक हमें इक़्तिदार दोबारा नहीं मिलेगा तो उस वक्त तक जो है वो हमारी सज़ाएं और हमारी ख़ताएं जो है वो माफ़ नहीं हो सकती। जी, ये भी हो रहा है और उससे पहले पीपल्स पार्टी का मार्च भी हो रहा है जी। तो अगर वो मार्च कामयाब हो गया तो फिर ये स्टोरी पीछे रह जाएगी जी, और अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो ये स्टोरी चल जाएगी। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, थैंक यू।